रिकॉर्ड ऊंचाई पर है शेयर बाजार, लेकिन कैसी रहेगी आगे की चाल? कौन से सेक्टर चमकेंगे? कमोडिटी में कहां होगी कमाई? क्या मोदी सरकार 2019 में फिर से लौटेगी सत्ता में? बताएंगे जाने माने ज्योतिष बेचन दारूवाला 9:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। हमारे साथ मेहमान आज के बने हुए हैं और जिनसे हम उम्मीद भी करते हैं कि छोटी दिवाली आपको अच्छा मुनाफा देके जाए। समीर चौहान भी एंजल ब्रोकिंग से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश है मेरे साथ, हरी भी हैं, जिनसे हम ये समझ रहे हैं फंडामेंटली खासकर अर्निंग्स पे हरी का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अर्निंग्स को काफी अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं। और राकेश तो हमको टेक्निकली कुछ अच्छे बेहतरीन शेयर बता रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने हमको डॉनियर के बारे में बताया है। लेकिन साक्षी, अभी विप्रो के बारे में बातचीत कर रहे थे, विप्रो को लेकर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, उसके बाद हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि विप्रो को लेकर उनका व्यू क्या कहता है। आप जरा रिपोर्ट्स बताएं जरा हमको विप्रो पे। मेरे पास CLSA की रिपोर्ट है विप्रो पे, डिम्पी वो देख लेते हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग को उन्होंने चेंज नहीं किया है, उसे ही बरकरार रखा है। लक्ष्य को हालांकि थोड़ा सा रिड्यूस जरूर किया है, 320 से घटाकर अब 315 के टारगेट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनका मानना है अभी तक अगर देखा जाए तो विप्रो की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहा है इस IT स्पेस में। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट प्रॉमिस कर रही है अपनी स्पीचेस में, उसे डिलीवर करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा अगर इसको अपने पीयर्स के ग्रोथ रेट्स को मैच करना है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं टारगेट्स को हल्का रिड्यूस जरूर किया है, लेकिन अभी भी आउट परफॉर्म की ही आउटलुक है। ठीक है अविनाश, विप्रो पे आप क्या करेंगे? आपको लगता है कि विप्रो का प्राइस ऑलरेडी इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पार हो गया है? मुझे लग रहा है कि विप्रो के जो नतीजे आ गए वो इनलाइन थे। अगर हम Q2 के प्रॉफिट्स की बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो ग्रोथ कमेंट्री आई है आने वाले क्वार्टर के लिए वो डेफिनेटली थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग है। हमको लग रहा है कि मार्केट्स को शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि ओवरऑल जो ग्रोथ मोमेंटम है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। और जिस प्रकार के हेडविंड्स US मार्केट से दिख रहे हैं, हमको लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल अगर स्टॉक जाता है तो मेरे ख्याल से उसके बाद थोड़ी सी बिकवाली स्टॉक में हमको दिख सकती है। थोड़ा छोड़ना होगा आज दोनों ही नंबर्स, जिनके नंबर्स आ चुके हैं। आवाज ट्रेड नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों एक्सपेरिमेंट करें ऐसे शेयर्स के साथ जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है और थोड़ी कन्विक्शन भी उतनी स्ट्रांग नहीं बन रही है। विप्रो को छोड़ देते हैं, डॉनियर इंडस्ट्रीज अभी आपको राकेश ने बताया, कुछ एक और शेयर्स भी हम डिस्कस करेंगे आगे। राकेश, एक शेयर में को और बताइए आप, JBF इंडस्ट्रीज। असल में कंपनी ना कुछ हिस्सा बेचना चाहती है, KKR का कंपनी में करीब 20% हिस्सा है। यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत चल रही है बाकायदा हिस्से बिक्री को लेकर। यहीं से बड़ा नाम हो जब जुड़ जाता है तो शायद इस कंपनी की तस्वीर थोड़ी बदल सकती है। आप जरा चार्ट पे देख के बताएंगे चलेगा कितना? डिम्पी, चलेगा नहीं, मुझे लगता है डिम्पी ये दौड़ना चाहिए। परफेक्ट चार्ट पैटर्न है डिम्पी। न्यूज तो काफी आती है बट न्यूज के साथ टेक्निकल पैटर्न्स काफी कम बार मिलता है। JBF इंडस्ट्रीज की कल की क्लोजिंग 198.80 की है और जिस तरीके से डिम्पी यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 188 एक बहुत बड़ा बेस है, वहां का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड डिम्पी ये स्टॉक 255 257 तक जाने का दमखम रखता है और दिवाली से पहले एक परफेक्ट ट्रेड बैठता है। मुझे लगता है दिवाली के नजरिए से, न्यू ईयर के नजरिए से, मुहूर्त ट्रेडिंग के नजरिए से एक परफेक्ट टेक्निकल सेटअप है बाइंग के लिए। ठीक है। नाल्को पे आपकी कोई स्ट्रैटेजी है अविनाश? अपने अंगुल प्लांट के लिए वो US या रशियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप को देख रहे हैं, 52 वीक हाई पर ये चल रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि नाल्को की अगर हम बात करें तो लार्जली एल्यूमिना के प्राइसेस में अच्छी फर्मनेस हमने देखी है और ये टाई अप अगर होता है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से FY19 में कहीं ना कहीं इस कंपनी को फ़ायदा होना चाहिए। ऑलरेडी हम समझते हैं कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिना में जो फर्मनेस है ग्लोबली वो नाल्को के अर्निंग्स में मटेरियलाइज होनी चाहिए और हमको लग रहा है कि ये जो स्टॉक का जो फर्मनेस है वो आगे भी जारी रहेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से आने वाले 6 to 12 मंथ्स में अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी रहेगी। कल ACC के नंबर्स भी आए थे और ACC के नंबर से ये कन्विक्शन तो लौट आया कि हाँ, शायद सीमेंट को लेकर आप को ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। अब अल्ट्राटेक के नंबर्स भी आने वाले हैं। ठीक उससे पहले ब्रोकिंग हाउसेस का व्यू क्या है ACC के नंबर्स के बाद, पहले एक बार ये समझते हैं। साक्षी बताएं जरा, ACC के नंबर्स ठीक थे, अब ब्रोकिंग हाउसेस का व्यू थोड़ा बदला है क्या?
ब्रोकिंग हाउसेस का व्यू थोड़ा बहुत हद तक बदला है, क्योंकि यहाँ पर 2:1 मेरे पास ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं और उन तीनों के ही जो रीजंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। देख लेते हैं एक एक करके। सीएलएसए ने जो रिपोर्ट जारी की है एसीसी पर, निवेश की सलाह दी है, लक्ष्य को ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, 2150 के अब वो लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ब्लॉकबस्टर क्वार्टर उनके हिसाब से रहा है, 18% की वॉल्यूम ग्रोथ काफी बेहतर रही है। इनफैक्ट उन्होंने कैलेंडर ईयर 17 से लेकर 19 तक की जो प्रॉफिटेबिलिटी का अनुमान है उसे भी ऊपर 6 से 7% तक बढ़ाया है। सिटी की रिपोर्ट देखें तो अगेन उन्होंने भी निवेश की सलाह रखी है, लक्ष्य को अगेन काफी ऊपर तक रिवाइज कर दिया है। अब यहाँ पर 2400 तक के टारगेट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो फ्लैटिश जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रियलाइजेशन है वो उनके हिसाब से पॉजिटिव है। इनफैक्ट Q3 का जो एबिटा पर टन है उसने एक्सपेक्टेशंस को सरपास किया है, जिसकी वजह से उन्होंने टारगेट्स इतने ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। आगे जाते हुए डिमांड और पॉजिटिव भी फेस्टिव सीजन को देखते हुए आगे काफी ज्यादा बेहतर ट्रिगर्स प्रोवाइड करते हुए नजर आ सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो एक रिपोर्ट हमारे पास आई है वो सेल रिपोर्ट है और ये यूबीएस की तरफ से है। बिकवाली की सलाह 1600 के टारगेट्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनका मानना है डेफिनेटली बेटर देन एस्टिमेट रिजल्ट्स हैं, लेकिन पेट कोक प्राइसेस को आप देखिए, ये कहीं ना कहीं आने वाली तिमाहियों में जो प्रॉफिट्स होंगे उन पर असर डाल सकती है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स 2:1 की रेशियो में, लेकिन हाँ कन्विक्शन थोड़ा सा लौटा है नंबर्स के बाद। अल्ट्राटेक के नंबर्स भी हैं। समित, आप एक बार एसीसी पे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये फ्रंटलाइन शेयर्स भी है, वो भी इस पे रिकमेंडेशन देते होंगे। इस नंबर के बाद कुछ अप्रोच बदली आपकी? देखिए, विद नियर टर्म व्यू हमें लगता है कि ऊपर की तरफ अगर देखें तो 1825 से लेकर 1840 का एक इम्पॉर्टेंट दायरा होगा ये स्टॉक के लिए। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते, शॉर्ट टर्म में आपको ऐसे कुछ बड़े इसमें गेन्स नहीं दिखेंगे। ये स्टॉक कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा। एज अ डिस्क्लोजर लास्ट थर्सडे को हमने इसमें एक डेरिवेटिव्स में कॉल ऑप्शन हमने रिकमेंड किया था, जिसमें एक अच्छे खासे मूवमेंट ऑलरेडी आ गई है। बट ये लेवल पे हमारा यही मानना है कि अगर 1800-1820 के लेवल एसएससी में दिखता है तो वहाँ पे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म नजरिया से आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट्स तो बुक करने हैं। ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है, वेरिन ऊपर की तरफ 1825, 1840 रेजिस्टेंस होगा और लो साइड पे 1750 के आसपास अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया। एक रेंज में रहने वाला है। सुमित तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1750 के आसपास जिस पे भी ये ट्रेड कर रहा है, 20-30 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस है और 1800 से ऊपर ज्यादा नहीं है। तो शायद एक बार हो सकता है थोड़ा और समय देना पड़ जाए सीमेंट कंपनीज को। और आज अल्ट्राटेक के अर्निंग्स भी आएंगे, वहाँ भी जेपी एसेट्स को की खरीद की वजह से थोड़ा सा मार्जिन में प्रेशर आ सकता है। पर स्टील कंपनीज पे भी नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स पे। मिस्टर हरिहर, कोई स्टील कंपनी जो आपको लगता है इस खबर पे जिनको बेनिफिट होगा, आप क्या करेंगे स्टील कंपनीज के साथ, स्पेशली स्मॉल मिड कैप स्टील कंपनीज? आई थिंक जो ये इंपोर्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का सिलसिला है, तो आई थिंक काफी लगभग महीनों से जारी है। खास करके आई थिंक चाइनीज इंपोर्ट्स पे काफी हद तक लगाया, कुछ हद तक जापानीज इंपोर्ट्स पे लगाया आई थिंक, और पहली बार शायद ये ईयू इंपोर्ट्स पे लगाया जा रहा है। तो आई थिंक जहां तक स्टील इंडस्ट्री का सवाल है, ये एक तरफ से मैं कहूंगा कि एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री। तो बट मेरे ख्याल से इन अ वे इट इज गुड, पर आई थिंक इसमें बड़ा सवाल भी है कि इंडियन स्टील कंपनीज नीड टू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग एट देयर कॉस्ट्स, क्योंकि आप इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखोगे तो इट्स एक्चुअली नॉट कंपेरेबल विद द अदर कंट्री। सो वो एक देखना पड़ेगा। पर जहां तक आपका सवाल है, आई थिंक मैं मानता हूं कि छोटे कंपनी में वीजा स्टील जैसे कंपनी को इस मूव से काफी फायदा हो सकता है। ठीक है, वीजा स्टील कल भी चला था, आज भी उम्मीद है कि थोड़ा चल जाएगा और वीजा स्टील इस खबर का फायदा उठा सकता है। ध्यान दे शेयर पे। राकेश, जरा 2-3 शेयर जरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा बताइएगा इसमें कैसे करना है। क्लैरिस लाइफ साइंसेज, इसमें ना एफपीआई यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की सीमा बढ़ गई है, ये 24 से बढ़कर 49 हुई है। तो खुलेगा तो गैप के साथ क्लैरिस लाइफ साइंसेज, तो इस पर अब करना क्या है, उसके बाद क्या करना है? गैप के साथ खुलेगा ये। देखिए डिम्पी, टेक्निकल स्ट्रक्चर स्टॉक का अच्छा है और जिस तरीके से यहाँ पर रुझान है डिम्पी, गैप के साथ जिस तरीके से आपने बताया खुलेगा। कल की क्लोजिंग 350 की थी, अगर गैप के साथ खुलता है डिम्पी तो मेरा ऐसा मानना थोड़ा रुकना चाहिए। ऊपर में 360, 365 एक इमीडिएट हर्डल है। अगर 365 के लेवल डिसाइसिवली टूटते हैं गैप के खुलने के बाद डिम्पी, तब एक बड़ा दाव लगाया जा सकता है। अगर 360, 365 के आप इसको रुकता हुआ देखें तब थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए डिम्पी। 360, 365 के लेवल्स डिसाइसिवली टूटे हैं, उसके बाद ही मेरी समझ से यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, एक शेयर मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ सर, वो है ब्लू डार्ट का। ये शेयर भी काफ़ी लॉजिस्टिक शेयर्स के थोड़ी एक बड़े शेयर्स में अकाउंट होता है। इसका मुनाफा 4.7% गिरा है
और एक घटकर 41 करोड़ हुआ है। इसकी आय में सिर्फ 6% की बढ़ोतरी हुई है, मार्जिन्स भी गिर गए हैं। हम तो कह रहे थे कि लॉजिस्टिक कंपनीज ठीक चलेंगी, कुछ जीएसटी का बेनिफिट भी होगा, त्योहारी सीजन भी थी, लेकिन ठीक त्योहारों के समय इस लॉजिस्टिक कंपनीज के नंबर अच्छे नहीं आए। तो आज ये कितना कमजोर हो सकता है सर? देखिए डिम्पी, वॉल्यूम्स कम है, नॉट ऑफ अ ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है डिम्पी। मेरा ऐसा मानना है इसको अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डिम्पी ऐसे स्टॉक्स को मेरा ऐसा मानना है जिस तरीके से इनका हाई प्राइस स्टॉक है, लो वॉल्यूम है, इनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पकड़ना चाहिए। जब एक टर्न अराउंड हो रहा हो तब यहाँ पे दाव लगाना चाहिए। एज डिम्पी मेरा ऐसा मानना है कि अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। अगर मिड कैप स्पेस में डिम्पी कुछ देखना ही है तो ट्रेडिंग के नजरिए से 1-2 दिन का नजरिया बना के, तो कैश के अंदर डिम्पी मेरा ऐसा मानना है सिम्को पे नजर रखें, जहां पर 89-90 के अराउंड एक अच्छा बेस बन रहा है और सिम्को एक बड़ी तैयारी कर रहा है डिम्पी, 110-114 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। मिड कैप स्पेस में सिम्को पे नजर रखें। अदानी ग्रुप शेयर्स पे भी नजर रहेगी, क्योंकि खबर आ रही है कि जो रिन्यूएबल एसेट्स हैं एक्विस एनर्जी के, उनको वो आय कर रहे हैं। मिस्टर अय्यर, क्या करेंगे आप? अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, ये सारे शेयर्स काफ़ी मोमेंटम दिखाई रहे हैं। नहीं, आई थिंक खास करके अदानी ट्रांसमिशन ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, पर मेरा आई थिंक ये ग्रुप पे एक ही कंसर्न है कि फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो आई थिंक पूरे ग्रुप पे एक ओवरहैंग हो गया है, तो उसके कारण जो स्टॉक्स पे ट्रैक्शन आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। तो आई थिंक आई वुड प्रोबब्ली वेट फॉर दिस ऑस्ट्रेलियन जो प्रोटेस्ट चल रहा है इनके माइंस के खिलाफ, आई थिंक वो थोड़ा संभल जाए, उसके बाद शायद ये ग्रुप पे खरीद सकते हैं। और अब भी आप मुझे पूछोगे तो मेरा फेवरेट स्टॉक विल कंटिन्यू टू बी अदानी SEZ, जो आई थिंक 400 के आसपास कोट कर रहा है। दैट विल बी माय फेवरेट स्टॉक विद द अदानी ग्रुप। अच्छा, एक और है, आज लिस्टिंग भी होनी है MS फाइनेंशियल की, और लिस्टिंग सब्सक्रिप्शन के आंकड़े को देख के लग रहा था कि लिस्टिंग आज अच्छी ही होगी शायद। अविनाश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है MS फाइनेंशियल के शेयर्स में? आज अगर मान लीजिए लिस्टिंग गेन हमको मिल जाते हैं, वैसे हमको गौरांग ने एक बार हमको एक मंत्र दिया है कि आप कंपनीज में पैसा लगाएं, ये लिस्टिंग गेन से छोड़ दें आप, तो आप क्या कहते हैं? कंपनी में पैसा लगा के रखें, लिस्टिंग गेन भले अच्छा मिल जाए फिर भी बने रहे? डिम्पी, मुझे लग रहा है कि 460 के IPO प्राइस के मुकाबले में स्टॉक करीबन 600-625 पे अगर लिस्ट होता है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन के डेटा से लग रहा है हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस लेवल पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए। मेरे ख्याल से एट दीज लेवल्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। तो हमको लग रहा है कि अगर 600, 550, 550 तक अगर ये स्टॉक सेटल होता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो चिप इन, बट नजरिया थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। ठीक है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर है शेयर बाजार, लेकिन कैसी रहेगी आगे की चाल? कौन से सेक्टर चमकेंगे? कमोडिटी में कहां होगी कमाई? क्या मोदी सरकार 2019 में फिर से लौटेगी सत्ता में? बताएंगे जाने माने ज्योतिष बेजन दारूवाला 9:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। तो मार्केट्स के अंदर आज ठीक है, आपको ग्लोबल मार्केट्स इतना फेवर नहीं कर रहा है, 40 अंकों का नुकसान है एसजेक्स निफ्टी पर, लेकिन डोमेस्टिक कंसर्न्स ज्यादा नहीं है। त्योहारी सीजन है, लंबी छुट्टी पे हम जाने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे पहले बाजार अपनी रेंज को शायद बना के रखेगा। इसलिए जो नंबर्स आ रहे हैं, जो भी डाटा हमको मिल रहा है, वो शायद बाजार को ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते अब आज का सुपरफास्ट फ्यूचर शुरू करते हैं। इसमें F&O की कॉल्स आपके सामने हम रखेंगे। 3 मेहमान होंगे जिनसे आज हम वादा की कॉल्स जानेंगे और वादा से फायदा कैसे बनता है ये समझेंगे। और हमारे साथ आदित्य अग्रवाल होंगे आज, वे टू वेल्थ से हैं, उनसे हम फोन लाइन से कनेक्ट होकर उनसे पूछेंगे कैसे ट्रेड ले। इसके अलावा हमारे साथ राकेश बंसल स्टूडियोज में हैं, उनसे कुछ बेहतर F&O के शेयर्स जानेंगे। समित चौहान भी मेरे साथ बने हुए हैं, एंजल ब्रोकिंग से हैं, उनसे भी आज के वादा के स्टॉक समझेंगे। लेकिन पहले कल का जरा रिटर्न कार्ड देखिए, इससे न केवल आपका कन्विक्शन लौटेगा बल्कि आपको ये भी समझ में आएगा कि ये कॉल्स के पीछे हमारा मकसद क्या है और आपको कैसे फायदा मिल सकता है। देखिए, हमारे मेहमान काफी रिसर्च करके काफी बेहतर तरीके से आपके सामने वो शेयर्स रखते हैं। उनसे हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आप भले हमको एक शेयर दीजिए, आपकी रणनीति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें निवेशकों को थोड़ा हित छुपाओ और जल्दी से जल्दी मुनाफा मिल जाए, यानी कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर गेन थोड़ा बहुत आ जाए। तो HPCL कल करीब 1.5% का रिटर्न देखेगा, ये गैप अप के बाद वाला हिस्सा है, 11,500 पे यहाँ पहुंचे। फेडरल बैंक लगातार हमको मिल रही है कॉल्स, पहले आशीष चतुर्मोता ने दी, कल हमको हेमंत भी देखे गए कॉल, करीब 0.25% से ज्यादा की मजबूती यहाँ पे भी थी, 9,000 पे यहाँ से हमको मिले, इसका लॉट साइज थोड़ा बड़ा है। और टाटा कम्युनिकेशन की 700 के स्ट्राइक की कॉल भी थी, यहाँ से करीब 23% का फायदा, यानी कि 5,000 रुपए यहाँ से भी मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आज का रिटर्न कार्ड इस छोटी दिवाली
दिवाली पर बड़ा रिटर्न कार्ड बन जाएगा। शुरू करते हैं राकेश बंसल से, आज की कुछ F&O की कॉल्स उनसे समझते हैं। राकेश बताएं आज के 2 F&O के शेयर्स आपके। डिम्पी, पहला बाय कॉल रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल पर। आप देखें तो एकदम दिवाली से पहले स्टॉक ने कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया, साथ साथ एक ब्रेकआउट दिखाया। मुझे लगता है ये स्टॉक डिम्पी मुहूर्त तक एक नया लाइफ टाइम हाई लगाने का दमखम रखता है। 1280 का स्टॉप लॉस, 1367 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करें। एंड दूसरा डिम्पी, जिस तरीके से विप्रो में सेल कॉल्स आए हैं, मुझे लगता है विप्रो से पैसा निकल के हेक्सावेयर में जा सकता है। काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है। 267 का स्टॉप लॉस, 299 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करें। एंड डिम्पी, ये दोनों जो मैं कॉल्स दे रहा हूं, ये एक दिन के नजरिए से कल मेरे को लगता है मुहूर्त तक आपको एक अच्छा मुनाफा देने का दमखम रखते हैं। तो उस नजरिए से इन 2 स्टॉक्स पे दाव लगाया जा सकता है। ठीक है, शुभ मुहूर्त में कॉल्स हमको मिल रही है। हेक्सावेयर, इस पे ध्यान रखिए। वैसे भी आईटी पे तो आपको फोकस रखना ही था, तो फोकस विप्रो को छोड़िए, हेक्सावेयर को देखिए। 299 का टारगेट, 267 का स्टॉप लॉस, और सेंचुरी टेक्सटाइल 1367 का टारगेट है। वैसे भी डॉनर इंडस्ट्रीज देख के राकेश ने बता ही दिया कि वो टेक्सटाइल पे काफी बुलिश है, और एक दूसरा शेयर है जो कि टेक्सटाइल और रियल एस्टेट दोनों का प्ले दिखाता है। मेरे साथ अब आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य से समझते हैं कि कैसे ट्रेड है उनके आज के। आदित्य, शुक्रिया समय देने के लिए, और आपको छोटी दिवाली की बहुत बहुत सर बधाई हो। आपके आज के सौदे कौन से हैं सर? मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए हमें 2 स्टॉक्स बाय साइड में रहेंगे। पहला स्टॉक रहेगा DLF। रियल एस्टेट सेक्टर में कल हमने एक अच्छी बाइंग आते हुए देखी थी। DLF में देखें तो हमने एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखा है। करीब 23 लाख शेयर्स ने कल के सेशन में ऐड किए हैं। साथ ही साथ स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है 175, 176 के ऊपर, और उसके ऊपर ही क्लोज दिया था। तो हमको लगता है कि यहाँ से स्टॉक 188, 190 तक के लेवल से कर सकता है। ये करंट लेवल से बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 174। सेकंड बाय कॉल विल बी NMDC। NMDC में एक अच्छे करेक्शन के बाद हमने लोअर लेवल से एक्यूमुलेशन होते हुए देखा था। कल के सेशन में वापस हमने एक शॉर्ट कविंग आते हुए देखी है। तो लगता है कि शॉर्ट कविंग स्टॉक में जारी रहेगी, और स्टॉक कविंग के चलते स्टॉक 130, 131 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। इसके अंदर भी 121 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ठीक है, तो NMDC 130 का टारगेट है, और एक DLF, ये तो कल ही क्या इंडिकेट करा था। हमने कल के मेहमानों से भी पूछा था कि DLF के अंदर पोजीशंस रखनी चाहिए। आज उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ, थोड़ा सा 180 के ऊपर आया तो चलेगा। आज हमको आदित्य भी कह रहे हैं कि ये 188 का टारगेट रख के खरीदारी कीजिए। 174 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते समित चौहान से समझते हैं उनकी कॉल्स आज की कौन सी है वायदा की। समित, आपकी आज की वायदा की कॉल्स। मॉर्निंग डिम्पी, देखिए इसमें 3 कॉल्स होंगे, जिसमें से एक सेंचुरी तो कॉमन हो गया। सेंचुरी में हमारे लक्ष्य 1364 का है और स्टॉप लॉस 1282 का है। जैसे कल एक वॉल्यूम एक्टिविटी हमने लास्ट आवर में देखी है, उसे क्लियरली इंडिकेट करता है आज वो गैप अप तो हो सकता है, और उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट भी होगी। दूसरा बाय होगा जुबिलेंट फूडवर्क्स में, जो लास्ट 2 दिन से हमें काफी अच्छा लग रहा है, और एज अ डिस्क्लोजर हमने क्लाइंट्स को भी ये रेकमेंड किया हुआ है। तो ये स्टॉक में हमें लगता है कि न्यू हाइज बनते जाएंगे। 1561 के स्टॉप लॉसेस में खरीदारी की जा सकती है। 1625 से लेकर 1645 के इसके टारगेट्स रहेंगे। और थर्ड बाय औरफ फार्मा में होगा। फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में लास्ट 3 वीक से हम कंटिन्यूसली स्टॉक्स रेकमेंड करते आए। सन फार्मा और सिप्ला ये प्रेफर्ड पिक्स थे, और अभी औरफ फार्मा हमें काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसमें 794 के टारगेट रहेंगे, और स्टॉप लॉस 754 का होगा। 794 के टारगेट से और फार्मा में आप ये लेवल्स ना नोट करते चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल और डेरिवेटिव्स का निचोड़ आपके सामने हम रख रहे हैं, और आपको इन्हीं 3-4 कॉल्स में भी रहेंगे ना वायदा की, तब भी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। रिटर्न कार्ड इसलिए हम आपके सामने रोज रखते हैं ताकि आपको पता लगे इन कॉल्स की इंपॉर्टेंस। आप सेंचुरी टेक्सटाइल मैच कर गया, आज राकेश ने भी हमको कॉल दी है, समित भी हमको कॉल दे रहे हैं कि बस सेंचुरी टेक्सटाइल पे ध्यान रखा जा सकता है। आप कुछ ऑप्शंस के सौदे भी समझ लेते हैं। आदित्य, आज का आपका ऑप्शंस का सौदा कौन सा है? ऑप्शंस में हम आरडीसी लिमिटेड को बाय देंगे। पावर सेक्टर में कल के सेशन में हमने एक अच्छा बाइंग आते हुए देखा था, तो हमको लगता है कि बाइंग कंटिन्यू रहेगा। आरडीसी लिमिटेड में भी एक एक्यूमुलेशन के बाद लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ से हमको लगता है कि स्टॉक 162, 164 तक के लेवल से खा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हैं 155 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे करंट लेवल्स पे 380 पैसे के आसपास चल रहा है। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 7 रुपए का, और नीचे में स्टॉक लॉस रहेगा 2 रुपए का। ठीक है राकेश, आपकी क्या रहेगी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, आज क्या है आपका टॉप कॉल? अनिशा, मेरी समझ से जस्ट डायल का 420 का कॉल ऑप्शन 8 रुपए 50 पैसे के अराउंड बाय करना चाहिए। इस ऑप्शन के अंदर 3 रुपीज 75 पैसा पे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और इस ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो टारगेट रखें 15 रुपीज का।
ठीक है आदित्य, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, ये सारी बेहतर कॉल्स हमको बताने के लिए। आदित्य की कॉल्स एक बार वापस नोट करें, एक तो DLF थी और एक NMDC और एक REC की कॉल दी है उन्होंने 155 की, और साथ ही राकेश की जो कॉल्स हैं उसमें हेक्सावेयर, सेंचुरी टेक्सटाइल है और 420 की कॉल जस्ट डायल की है। समित हमको बता रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क, सेंचुरी टेक्सटाइल इनकी तरफ से भी है और इनकी तरफ से एक और फार्मा का शेयर भी है, वो है और फार्मा। समित की जो कॉल ट्रेडिशनली थोड़े लंबे समय के लिए होती है, तो 24 घंटे 48 घंटे हो सकता है आपको ये रखनी पड़े, तो आप 794 के टारगेट्स के लिए भी इस सौदे पे आप रख सकते हैं ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप फटाफट से ये भी देख लेते हैं आज का टुडेज ट्रेड कौन सा है। बताइए रजत, क्या है आज का टुडेज ट्रेड? बिल्कुल, ये ट्यूब मैन्युफैक्चरर्स में एक कंपनी है, स्मॉल कैप स्टॉक है, रामा स्टील ट्यूब्स, जिसमें आज के सत्र में नजर रखी जा सकती है। टारगेट है 200, स्टॉप लॉस 186 के जोन पे लगाना होगा। रिकॉर्ड लेवल्स पे कामकाज कर रहा है, बहुत स्ट्रांग तेजी इसलिए भी बनी क्योंकि पिछले 3 तिमाहियों से कंपनी ने बहुत बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स पोस्ट किए। अब प्रोमोटर्स ने पिछले 3 तिमाहियों में देखें तो अपने जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसको बढ़ाया है, मौजूदा होल्डिंग लगभग 61% की पहुंच गई है, कोई हिस्सा गिरवी है नहीं। ऊपर से ये जो नंबर्स अच्छे आए ना, इसके पीछे एक मुख्य कारण था कि ये GST का जो ये कोल प्राइसेस जो कैप हुए हैं उससे रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट कम हुई है, और हो सकता है कि आने वाले समय के लिए भी रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो कम बनी रहे, उसका फायदा उठा रही है ये कंपनी। अब आने वाले समय के लिए पोजिशनल पिक तो काफी बेहतरीन बैठती है, लेकिन अगर आप आज के लिए खरीदारी करते हैं तो 200 के टारगेट के लिए अप्रोच करें और 186 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस रामा स्टील पे आपको लगाकर चलना है। ठीक है, तो रामा स्टील करीब 200 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस सौदे को एक बार ध्यान रखिए, 186 का एक स्टॉप लॉस भी होगा। तो ये सभी के सभी ट्रेडिंग कॉल्स हमने आपके सामने रखी हैं और उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि छोटी दिवाली आपके लिए बड़ा मुनाफा लेके आएगी।